अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट लाइक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करना बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलेक्शन एक्ट में से बन सकते हैं उनकी भी एक सीरीज का हमने आगाज किया है। तो ये दोनों चीजें आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी का आगाज यहां से कर सकते हैं। इसके साथ साथ एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के सारे सिलेबस की तैयारी के लिए एक नए सेशन का आगाज किया गया है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वन पेपर की तैयारी के लिए भी न्यू सेशन शुरू है, उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने पहले 26 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे, तो हम वहां से ऑनवर्ड शुरू करते हैं। जितने एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं तो मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 27। तो क्वेश्चन है, अंडर द एक्ट अ लोन मीन्स एनी लोन, एनी एडवांस, एनी क्रेडिट और फाइनेंस ऑब्टेन्ड और रिटर्न ऑफ ऑन और आफ्टर। लोन की एक डेफिनेशन डिक्लेयर की गई और उसके मुताबिक जो लोन की ये डेफिनेशन है ये वैलिड है किस डेट के बाद से, तो ये 31 दिसंबर 1985 की डेट रखी गई कि ऑन और आफ्टर द 31 दिसंबर 1985 दिस टर्म ऑफ लोन अप्लाइज। Which of the following does not refer to a member under the act? अच्छा, अब यहां पर मेंबर से मुराद होता है मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ सेनेट और मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट, तो कौन नहीं इंक्लूड होगा? इलेक्शन कमीशन का मेंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आप इसे नाम देते हैं नादरा। तो ये जो नादरा है इट रेफर्स टू द अथॉरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किस एक्ट के तहत, किस ऑर्डिनेंस के तहत ये अथॉरिटी बनी थी? तो नादरा ऑर्डिनेंस 2000 और ये 8th ऑर्डिनेंस था सन 2000 का। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट जो यहां पर ऑप्शन है वो है 8। नेक्स्ट है अंडर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होता है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जिसको आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करें वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जो सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फंक्शन प्ले कर सकता है, उसका रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है ऐसी चीज जो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई और आप उसे अनऑफिशियल मानते हैं, तो प्रोविजनल इज अनऑफिशियल एंड विच इज नॉट फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन शैल हैव द पावर टू स्टॉप द पोल एट अ पोलिंग स्टेशन ड्यू टू लार्ज स्केल मेल प्रैक्टिस। कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो पोलिंग को रोक सकती है किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अगर किसी बड़े लेवल पर खराबी हो रही हो। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें शामिल है कोर्सन, इंटिमिडेशन, प्रेशर। इनमें से कोई भी चीज शामिल है, प्रेशराइज किसी को किया जा रहा है या किसी को बार बार वोटिंग के दौरान ये उकसाया जाता है कि फलां पार्टी को वोट दें, तो उस सूरत में उसको लार्ज स्केल मैल प्रैक्टिस में आप काउंट कर सकते हैं। द कमीशन में प्रिज्यूम दैट वीमेन वोटर्स हैव बीन रिस्ट्रेन्ड थ्रू एन एग्रीमेंट फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट and may declare polling void if the turnout of women voters is less than 1%। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि खवातीन की भी उतनी ही नुमाइंदगी हो इलेक्शन में जितनी मेन वोटर्स की है। तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात समझेगा कि खवातीन को वोट देने से रोका गया है अगर वोटिंग वीमेन की तादाद 10% से कम हो। यानी कि अगर 100 खवातीन किसी इलाके में और 10 से कम खवातीन वोट कर रही हैं तो उनके वोट को कंसीडर नहीं किया जाएगा और पोलिंग को वॉइड यानी कि नॉट वैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पावर्स होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये है एज पर सेक्शन 99 एक्सप्लेनेशन, इफ वीमेन्स टर्नआउट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड द कमीशन में डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। जो कमीशन है वो इलेक्शन को इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर करेगा। अंडर सेक्शन 9 पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर पोल वॉइड, इट इज स्टेटेड दैट
कमीशन में एक्सरसाइज इट्स पावर्स बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हाउ मेनी डेज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट पब्लिश हो गया, उसके बाद कितने दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो पोलिंग को इनवैलिड करार दे दे, अपने रिजल्ट्स को ही इनवैलिड करार दे दे। तो 60 डेज की आप कह सकते हैं कि सहूलत होती है। नेक्स्ट है अंडर द एक्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ कमीशन स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज अपॉन। इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ ड्यूटीज कर रहा है, उनको भी पेमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को पेमेंट करनी है, प्रिजाइडिंग सारे स्टाफ को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट किस फंड से आएगी? वो आएगी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ द कमीशन अंडर सेक्शन 9 में प्रेफर एन अपील। एक पर्सन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेरेशन से मुतमिन नहीं है, उनके रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, तो वो अपील कर सकता है। विद इन हाउ मेनी डेज एंड टू विच कोर्ट, कितने दिनों में वो अपील कर सकता है और किस कोर्ट को कर सकता है? तो अपील कर सकता है 30 दिनों में, और वो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है अंडर द एक्ट हु शैल इमीडिएटली टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड सेंड इट टू द कमीशन। अब एप्स का जमाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल एप्स आ जाती हैं इलेक्शन के लिए, और अब वो रिजल्ट भेजना है उसका स्नैपशॉट लेकर, तो वो स्नैपशॉट किसने भेजना है, किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंस्टेंटली मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन पर और सीनियर मोस्ट इलेक्शन ऑफिशियल होता है। नेक्स्ट है व्हाट शैल द रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड टू द कमीशन। अच्छा, वोट जो है वो सारे इकट्ठे होकर सारे स्नैपशॉट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं, उसने भी वो आगे भेजना है। तो उसने क्या करना है? वो स्कैन कॉपी भेजेगा प्रोविजनल रिजल्ट्स की, जो रिजल्ट्स अनऑफिशियली वो बना लेगा उसकी वो कॉपी स्कैन करेगा, स्कैन करके किसे भेजेगा? कमीशन को। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जस्ट अपने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट होता है और वो उसने आगे भेजना होता है। सो आंसर इज स्कैन्ड कॉपी ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट्स। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स दैट द रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट सेंड टू द कमीशन he or she shall send, वो क्या भेजेंगे? डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेजेंगे? एक तो भेजेंगे स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स और साथ वो भेजेंगे ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें भेजनी होती हैं। द कमीशन शैल प्रिपेयर द एक्शन प्लान एट लीस्ट हाउ लॉन्ग बिफोर अ जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन से पहले इलेक्शन का सारा एक एक्शन प्लान बनाना जरूरी है, तो कितना टाइम पहले उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी? तो 4 months बिफोर उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। Which of the following is not included in the action plan? अब एक्शन प्लान में शामिल है कि सारी पार्टियों को, उम्मीदवारों को सिंबल्स दिए जाए, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के लिए भी अरेंजमेंट्स की जाए, और टेक्नोलॉजी का जो भी बंदोबस्त करना है नई ऐप का वो भी किया जाए। सो ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड। द कमीशन शैल पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है कितने दिनों के बाद? हर साल के खत्म होने के कितने दिनों के बाद? तो 90 दिन के अंदर अंदर ये इन्होंने पब्लिश करनी होती है। द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन एंड नॉन मुस्लिम इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज आर एज पर आर्टिकल्स। अब सीट्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जनरल सीट्स, वीमेन सीट्स और नॉन मुस्लिम्स का कोटा। वीमेन जो जनरल सीट्स होती हैं उन पर प्रॉपरली इलेक्शन होते हैं और उस पर जो भी जीत कर आ जाए, मेल जीत कर आ जाए या फीमेल जीत के आ जाए, मुस्लिम जीत के आ जाए या कोई माइनॉरिटी जीत के आ जाए। लेकिन जो होती हैं रिजर्व सीटें वो वीमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग से होती हैं, ताकि इनकी भी प्रॉपर नुमाइंदगी बन सके, चाहे ये इलेक्शन जीते या ना जीते। तो इनके लिए कौन से आर्टिकल हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए? तो ये आर्टिकल है 51 और 106। नेक्स्ट है अंडर द एक्ट a province shall be a single constituency for all seat reserved for which category as per article 51। आर्टिकल 51 के मुताबिक जो फीमेल है उनके लिए पूरा सूबा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, नॉन मुस्लिम्स के लिए पूरा सूबा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। एनी अमेंडमेंट्स और अल्टरेशंस इन प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मस्ट बी पब्लिश्ड विद इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई अमेंडमेंट होती है, कोई अल्टरेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में,
तो 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी पब्लिश होना जरूरी है अमेंडमेंट होने के बाद। द प्रिपरेशन, रिवीजन, करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एन इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अच्छा, अब ये जो इलेक्टोरल रोल बनते हैं किसी भी एरिया के लिए, इनमें अगर कोई प्रिपरेशन होनी है, कोई रिवीजन होनी है, करेक्शन होनी है, अमेंडमेंट होनी है, तो उसकी फुल एंड फाइनल जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पे आएगी? वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पे आएगी। ठीक है, तो कमीशन अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर ईच इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ एरियाज टू मैनेज द इलेक्टोरल रोल्स। Which of the following is the title of official appointed for receiving and deciding claims, objections and applications for correction of preliminary electoral rolls for any electoral area or group of electoral areas? अच्छा, आप उनको फाइनल करना जिम्मेदारी जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की है, तो वहां पर उनमें कोई चेंज करनी है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉल्स ऑन द, अच्छा करेक्शन किसने करवानी है? फाइनल करेक्शन ये करवानी है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने। द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर ईच इलेक्टोरल एरिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पब्लिकेशन किसने करवानी है? फाइनल अथॉरिटी जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है इलेक्टोरल रोल्स के लिए, तो यही पब्लिश करवाएगा। Which of the following is not a reason for periodic revision of the electoral roll by the registration officer? अब क्यों नहीं रिवाइज करवाना? कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से रिवाइज करवाना होता है, कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से नहीं करवाना होता? तो पहला है टू इंक्लूड द नेम ऑफ एनी क्वालिफाइड पर्सन हुज नेम डज नॉट अपीयर इन सच अ रोल, ये तो हमारे पास वैलिड रीजन है। टू डिलीट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु हैज डाइड, ये भी वैलिड रीजन है, रिवाइज करवाना पड़ेगा। टू करेक्ट एनी एंट्री और सप्ली एंड ओमिशन इन सच अ रोल, तो ये भी वैलिड रीजन है। तो ये सारी वैलिड रीजन है, इनमें से कोई भी इनवैलिड रीजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो रीजन ना हो, दीज ऑल आर वैलिड रीजंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें से, अंडर व्हाट कंडीशंस शैल द रोल फॉर एन इलेक्टोरल एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया स्टैंड कैंसल्ड एंड अ फ्रेश इलेक्टोरल रोल बी प्रिपेयर्ड? किन कंडीशंस के अंदर इलेक्टोरल रोल नए सिरे से बनाना पड़ता है? ड्यू टू एनी ग्रॉस एरर और इरेगुलरिटी, अच्छा अगर बनाने वाले ही जिन्होंने ये सारा इलेक्टोरल रोल बनाया उनके काम में ही काफी सारी मिस्टेक्स निकलना शुरू हो जाए, इसका मतलब सारा काम कंप्रोमाइज हो गया। अगर इलेक्टोरल एरिया की लिमिट्स चेंज हो गई, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, तभी आपको नया वो बनाना पड़ेगा। लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगी, सैलाब हो गया, जलजला, तूफान, किसी भी वजह से, तो उस वजह से भी आपको इलेक्टोरल एरिया का इलेक्टोरल रोल रिवाइज करना पड़ सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये आता है सेक्शन 38। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी। फिर भी अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई बात आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।